नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो काफी बड़े टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे विल और वसीयत के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज के बारे में। और इन दोनों टॉपिक से जुड़ा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट नया निर्णय आया है, वो भी मैं आज की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आप यह समझें कि अगर आपके पास कोई विल वसीयत है तो आज की वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कानून यानी कि कानूनी प्रावधान प्रोविजन, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहां पर आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको काफी जरूरी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, जब कभी भी बात आती है विल और वसीयत के बारे में, बड़ी ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हर व्यक्ति को पता होनी अनिवार्य है। देखिए, जब कभी भी विल वसीयत को लेकर कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो सबसे पहले लोगों के मन में यह डर बनता है, क्या विल वसीयत को कोर्ट वैलिड मानेगा या उस विल वसीयत को कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। पर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप विल वसीयत प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो आपको कोर्ट जाना ही अनिवार्य नहीं होगा। आप बिना कोर्ट जाए ही अपने आप को उस विल वसीयत से मालिक बना लेंगे और सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर आपका नाम आ जाएगा। अब यह कैसे संभव है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले बड़ी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि विल वसीयत कानूनी तरीके से कैसे बनाई जाए ताकि सभी कानून के तहत उसको वैलिड माना जाए। देखिए, अगर बात आती है विल वसीयत को बनाने की, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 63 या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 आपको पढ़ना पड़ता है। इन दोनों प्रावधानों को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह पता लगेगा कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास जो विल वसीयत है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, नोटरी भी नहीं है, तो भी कानूनी तौर पर उसको वैलिड माना जाएगा अगर वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से उसको बनाया हो, वसीयतकर्ता के स्वयं उस पर साइन या अंगूठे हो और कम से कम 2 गवाहों के साइन हो और वसीयतकर्ता और गवाहों ने आपस में एक दूसरे के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया। यह चीज बोली जाती है विल वसीयत के बारे में। अगर आपने मात्र इतनी सी चीज कर ली तो विल वसीयत आपकी कानूनी तरीके से वैलिड हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर, हमारे पास विल वसीयत है तो हम क्या करें कि हमारा नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में भी आ जाए और हमें कोर्ट ना जाना पड़े। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेसिडेंसी टाउन से हैं, मतलब बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, ये हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स होते हैं, तो आपके वहां पर वसीयत को क्या कराना, प्रोबेट कराना अनिवार्य है। प्रोबेट मतलब कोर्ट में जाकर केस डालना पड़ेगा, वहां से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पर अगर आप इन राज्यों को छोड़ते हुए किसी दूसरे राज्य से हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो आप लोगों के लिए प्रोबेट कराना कोई भी अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आपके पास विल वसीयत है तो आप उसके लिए कोर्ट में जाकर साबित करें, इसके लिए कोई भी अनिवार्यता नहीं है। अब बड़ी ध्यान से समझें। अब अगर हम बात करें विल वसीयत की कि सर, इसे रजिस्टर्ड करवाना तो जरूरी नहीं है, मैंने समझा दिया, फिर क्यों इसको रजिस्टर्ड कराते हैं। देखिए, कानूनी तौर पर अगर एक दस्तावेज रजिस्टर्ड होता है तो कोर्ट मानता है कि उसको कहीं ना कहीं जेन्युइन तरीके से बनाया है। अगर किसी की आपत्ति है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया कि वो साबित करे कि उस दस्तावेज में कमी क्या है। पर रजिस्ट्रेशन करा लेने से एक एडिशनल बेनिफिट ही मिल जाता है, इसीलिए लोग इस दस्तावेज यानी कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड जरूर कराते हैं। अब ध्यान दें, अगर आपका विल वसीयत रजिस्टर्ड है तो आपको सीधा कोर्ट नहीं जाना। जो आपके एरिया का तहसीलदार कार्यालय है, आपको जहां कर वहां पर एक म्यूटेशन की एप्लीकेशन देनी होगी।
कि जो दाखिल खारिज है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें मेरा नाम इस विल वसीयत के आधार पर चढ़ा दिया जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो तहसीलदार है वो बेसिक प्रोसीजर फॉलो करता है। वो ये कह सकता है कि बाकी की एनओसी लेकर आओ जो उत्तराधिकारी है। हो सकता है सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की मांग करें। अगर कुछ भी नहीं है तो अखबार में पब्लिकेशन करा सकता है कि इस व्यक्ति ने इसके नाम से म्यूटेशन का आवेदन दिया है, किसी को आपत्ति है तो लगा सकता है। और उसके बाद अगर कोई आपत्ति नहीं आती या अगर कोई आपत्ति आ भी जाती है और उसका ग्राउंड वैलिड नहीं है, तो तहसीलदार क्या करेगा, उस रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से आप लोगों का नाम म्यूटेशन में चढ़ा देगा। मतलब बिना कोर्ट जाए आप रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़ा सकते हैं। अब दूसरी ओर अगर आपकी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, तब तहसीलदार थोड़ा सा वहां पर घबराता है कि क्या पता असली है, क्या पता नहीं है, मैं कैसे नाम चढ़ा दूं। तो फिर वो आपको यह कह सकता है कि आप जाओ कोर्ट में, या फिर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, एक सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाओ, बाकी सदस्यों से एनओसी ले लो कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो उस वसीयत के आधार पर भी आपका नाम चढ़ जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। पर अगर किसी सदस्य ने आपत्ति लगा दी, कोई ये बोलने लग गया ये तो झूठी है, फिर आपको जाकर सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और डिक्लेरेशन सूट कोर्ट में डालना पड़ेगा। वहां पर जो दो गवाह हैं उनमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा। अगर दोनों गवाह ही नहीं मिल रहे तो उनके साइन कोर्ट में लाकर मैच कराए जाएंगे। अगर दोनों गवाह आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 71 कहता है कि आप कोई दूसरा एविडेंस दे सकते हैं जो आपकी विल आपके फेवर में साबित करे। तो ये सेक्शन 68, 69, 71 बात करते हैं विल वसीयत कोर्ट में कैसे साबित करें। अब दोस्तों, ये मैंने एक बड़ी बेसिक जानकारी दी विल वसीयत के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने कानूनी प्रावधान बताए, जैसे कि सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट या फिर विल वसीयत से जुड़ा हुआ कैसे कोर्ट में साबित होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इन सभी प्रावधानों से जुड़े काफी बड़े बड़े फैसला देता रहा है कि कब विल वसीयत को कोर्ट में ले जाना अनिवार्य है, कब नहीं है, कब विल वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा, विल वसीयत को चैलेंज करने के बाद कोर्ट किन किन पॉइंट्स को देखता है। बेसिकली ये सारी जजमेंट पहले से ही अवेलेबल होती है, पर आप लोगों तक ये जजमेंट आ ही नहीं पाती क्योंकि प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास। आप या तो गूगल सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर डिपेंड है या अपने वकील साहब पर डिपेंड है। पर मैं अगर आपको बताऊं कि लीगल चैंबर जो है आप लोगों के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट, आपको अगर अपने किसी लॉ पॉइंट पर जजमेंट चाहिए तो वो यहां आपको मिलती है। उन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन दी जाती है और जो बेसिक लॉ कानून होते हैं उनके बारे में इस ग्रुप में आपको समझाया जाता है ताकि आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें। अब चाहे आप एक एडवोकेट है, एक लॉ स्टूडेंट है, एक कॉमन व्यक्ति है या एक ऐसे इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, इन सभी लोगों के लिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप वरदान साबित हुआ है। इसीलिए मात्र कुछ दिनों में 410 से ज्यादा सदस्य इसमें आ चुके हैं। इसीलिए इस ग्रुप की इतनी डिमांड है दोस्तों। नाउ अगर आप भी खुद को इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है, जो पूरे एक साल तक के लिए एप्लीकेबल रहेगी। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो दिन के 2 या 2.5 रुपए बस इसके बनते हैं और आप बदले में इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं। पर ध्यान देने वाली बात है, जल्द ही 450 लोग इसमें हो जाएंगे और फिर हम इस ग्रुप को बंद करने वाले। तो अभी भी आपके पास मौका है कि तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है ताराचंद्र जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस भंवरलाल एंड अनदर जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 15077 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 19 दिसंबर साल 2025। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि कानूनी तरीके पर कोई भी रुकावट नहीं होगी अगर एक व्यक्ति म्यूटेशन की मांग कर रहा है विल वसीयत के माध्यम से, मतलब उसको म्यूटेशन करना अलाउड कर दिया जाना चाहिए।
और वहां पर सिर्फ इसी वजह से उस म्यूटेशन को करने से ना मना किया जाए क्योंकि विल वसीयत के कागज को लेकर वो म्यूटेशन कराने आया है। विल वसीयत भी एक ऐसा दस्तावेज बताया है जिसके माध्यम से राइट्स को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा और अनेकों जजमेंट का रेफरेंस इसी में दिया गया है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर इसके अलावा एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इन्होंने बोला कि अगर वहां पर जब कोई विल वसीयत को लेकर आया है और टाइटल को लेकर डिस्प्यूट पैदा हो गया, ये से कह सकते हैं विल वसीयत फर्जी है, ये सारी चीजें हैं, तब वहां पर सिविल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। वहां पर फिर इस तरीके से तहसीलदार डिसाइड नहीं कर सकता। कब? जब बात विल वसीयत की जेन्युइननेस या टाइटल पर आ जाए, मालिकाना हक पर आ जाए कि जिसने विल वसीयत करी उसको मालिकाना हक ही नहीं था ये करने का। इसके अलावा डिस्प्ले पर देखिएगा एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, आनंद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर यही बोला गया कि देखो यहां पर तहसीलदार म्यूटेशन एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकता है अगर विल वसीयत से रिलेटेड है। अगर डिस्प्यूट जेन्युइननेस को लेकर आया है, यह कहा जा रहा है कि देखो विल वसीयत जेन्युइन नहीं है, तब सिविल कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। बेसिक चीज आपको बताई कि किस तरीके से आप अपने विल वसीयत के माध्यम से म्यूटेशन यानी कि सरकारी रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित हो। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताई गई जजमेंट्स की कॉपी अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।